नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1 और हमारा अध्याय 2 चल रहा है बच्चों, जिसमें हमारे लेखक हैं मकबूल फिदा हुसैन। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई अपनी ज़बानी और अपनी कहानी यानी हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी यानी हुसैन ने अपने बारे में लिखा है। बच्चों, मैं हुसैन का जब मैंने आपको परिचय दिया तब बताया कि मकबूल फिदा हुसैन एक बहुत बड़े चित्रकार थे। तो बच्चों, हम इनके द्वारा लिखी गई इनकी कहानी पढ़ रहे थे। हमने उसके बारे में पढ़ा कि किस तरह इनके दादाजी की मृत्यु होने पर इनके पिताजी ने इन्हें बड़ौदा के एक बोर्डिंग स्कूल में डाला। वहाँ किस तरह इनके मित्र बने और कौन कौन से इनके मित्र थे, उनका क्या शारीरिक सौष्ठव था, कैसे उनके विचार थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हम ये भी पढ़ रहे हैं कि किस तरह उनके पिताजी, उनके जो चाचा थे मकबूल फिदा हुसैन को, उनको किस तरह दुकान खुलवाते हैं और मकबूल को कहाँ कैसे दुकान पर बैठाते हैं और मकबूल किस प्रकार चित्रकारी में महारत हासिल करेंगे, वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। चाचा मुराद अली कौन थे? ये मकबूल जो थे उनके चाचा थे, और भाई फिदा कौन थे? ये मकबूल के पिताजी थे। तो मकबूल के पिताजी ने मकबूल के चाचा को एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते थे। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें उन्होंने जमा करके रखी थी। देखो बच्चों, हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। फिदा के जो पिताजी थे वो चाहते तो क्या करना चाहते थे? बिजनेस करना चाहते थे, व्यवसाय करना चाहते थे। लेकिन सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल क्या होती है? वस्त्र या कपड़े की जो मिलें होती हैं उनको टेक्सटाइल मिल कहते हैं। वहाँ पर टाइम कीपर का काम करते थे, लेकिन बिजनेस में उनकी बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों को दुकानें खुलवाई। साथ ही वो ये चाहते थे कि मकबूल भी बहुत अच्छा व्यवसाय करें, तो वो इसमें रुचि रखते थे। इस विषय पर उन्होंने कई मोटी मोटी किताबें जमा करके रखी थी, यानी बिजनेस से, व्यवसाय से संबंधित वो किताबें पढ़ा करते थे। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीज़ों की कीमतें याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। अब देखो, हर व्यक्ति का कार्य अपनी रुचि के अनुसार होता है। जब वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वो दूसरों पर इसको डालने का प्रयास करता है। बच्चों, आपने देखा है माता पिता जब अपनी रुचि का कार्य नहीं कर पाते हैं तो वो उसको अपने बच्चों में देखते हैं कि हमारे बच्चे उस कार्य को करें। उसी प्रकार मकबूल के जो पिताजी थे वो व्यवसाय नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई मुराद अली से उनकी पहलवानी छुड़वा दी, यानी वो पहलवानी का काम करते होंगे, और दुकानें लगवाई। जब उनके छोटे भाई मुराद अली से जनरल स्टोर नहीं चला तो उनको कपड़े की दुकान खुलवा दी। यानी मतलब जो मकबूल फिदा के जो पिताजी फिदा साहब थे वो ये चाहते थे कि मेरा जो परिवार है, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे जो बच्चे हैं, वो व्यवसाय में या बिजनेस में आगे बढ़े। जब वो दुकान भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां, आलीशान का मतलब बड़ा व सुंदर रेस्टोरेंट, चाय व नाश्ता लेने का स्थान, यानी कि खुद एक टाइम कीपर थे, इतना पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने भाई को एक आलीशान रेस्तरां खुलवाया। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, और मकबूल को भी उन दुकानों पर बैठाया था कि मकबूल भी कुछ इसका अनुभव ले सके। मगर मकबूल का सारा ध्यान ड्राइंग का मतलब चित्रकारी, पेंटिंग का मतलब रंग भरने में था। ना चीज़ों की कीमतें याद रहती थी उसे, और ना ही कपड़े की पहनाई का पता कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके का कपड़ा पहनता है या किसको कौन सा रंग ज़्यादा अच्छा लगेगा, इन सब चीज़ों का ज्ञान मकबूल को नहीं था। दुकान पे अवश्य बैठता था, लेकिन उसका सारा ध्यान अपनी चित्रकारी और रंग भरने में लगा रहता था। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने के लिए जरूर भेजा जाता, ताकि शुरू से ही बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद व मशक्कत भुगतनी पड़ी। कैद व मशक्कत क्या होती है बच्चों? श्रम कारावास, यानी कि ऐसा कारावास जिसमें हमसे श्रम भी कराया जाता है और हमें वहाँ से कोई छुट्टी नहीं मिल पाती, यानी ऐसा कारावास जिसमें शारीरिक श्रम कराया जाता है। तो मकबूल को क्या कहा जाता था कि छुट्टी के दिन वो दुकान पर बैठे। कहाँ बैठे? छुट्टी के दिन दुकान पर बैठे, ताकि वो शुरू से ही बिजनेस के गुण सीख ले। क्योंकि जो फिदा साहब थे खुद तो नौकरी के जाल में फंसे हुए थे, जो मकबूल के पिता थे, और 28 साल की कैद मां मशक्कत भुगतनी पड़ी, यानी उन्होंने जो करीम सर की जो टेक्सटाइल मिल थी उसमें 28 साल तक यानी उसमें काम किया, यानी कारावास की तरह था। वहां से उनको छुट्टी नहीं मिली बिजनेस करने के लिए।
हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जबानी याद रहते। जबानी का मतलब मौखिक। गल्ले का हिसाब किताब सही। गल्ला मतलब रुपए पैसे रखने की एक छोटी सी तिजोरी होती है जिसमें दिन भर का जितनी भी कमाई आती है वो उसमें डाली जाती है। हिसाब किताब यानी लेन देन का बोरा, रुपए पैसे का लेखा जोखा। स्केच, स्केच का मतलब होता है चित्र बनाना। अब क्या करते थे, मतलब जो मकबूल फिदा थे वो मुराद चाचा के होटल में क्या करते थे, वहाँ बैठते थे तो वो जो चाय की प्यालियाँ दिन भर में कितनी खर्च हुई या कितनी ख़त्म हुई उन सब की गिनती भी कर लेते थे। पहाड़े थे उनको जबानी याद, मतलब उनको पहाड़े उनको मौखिक याद थे। और गल्ले का यानी जिसमें पैसा रखा जाता था, यानी इतनी चाय बिकी, इतना नाश्ता बिका, उसका हिसाब किताब भी रख लेते थे। शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे, यानी शाम का हिसाब जब वो लिखते कि आज 10 रुपये की कमाई हुई तो किताब में 20 स्केच कर देते थे। स्केच यानी 20 चित्र बना देते थे। क्यों? क्योंकि वो चित्रकारी में पारंगत थे और उनकी रुचि चित्रकारी में थी। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक स्त्री का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने की साबुन की टिकिया लेने आया करती। अब देखो, अब लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब वो जनरल स्टोर पे बैठा करते थे तो उनके जनरल स्टोर के सामने से अक्सर यानी अधिकतर एक युवती गुजरती थी जो कि घूंघट निकाल के, पुराने टाइम में लोग घूंघट निकाल के निकलते थे, उस स्त्री का स्केच वो बनाते थे। यानी घूंघट निकाल के स्त्री निकली, उन्होंने उसको गौर से देखा और उसका स्केच यानी चित्र बना दिया। गेहूं की बोरी उठाई मजदूर की पेच वाली पगड़ी, यानी जो मजदूर उनकी दुकान के सामने काम करते थे वो गेहूं की बोरी उठा करके जाते थे तो उसकी पेच वाली पगड़ी का स्केच बना देते थे। पठान की दाढ़ी, पठान यानी मुस्लिम समुदाय था तो पठान की दाढ़ी और उसके माथे पर सिजदा, सिजदे का मतलब होता है बच्चों माथा टेकना, अल्लाह के आगे सिर झुकाना। जब सिर झुकाते हैं तो बच्चों क्या होता है, कई बार कुछ निशान सा लग जाता है तो वो सिजदे के निशान। बुर्का पहने औरत, बुर्का क्या होता है बच्चों, मुसलमान स्त्रियों द्वारा पूरे शरीर को ढकने के लिए पहने जाने वाला एक जो वस्त्र होता है गाउन टाइप का, उसको कहते हैं बुर्का। तो इस तरीके की बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा, मतलब कोई औरत बुर्का पहने बकरी का बच्चा साथ में ले जा रही तो उसका स्केच बना देते थे। अक्सर वह स्त्री, यानी कौन सी स्त्री जो घूंघट निकाले उनकी दुकान के सामने से जाती थी, अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के लिए साबुन की टिकिया लेने किसकी मकबूल की दुकान पे आया करती थी। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। और वो क्या करती थी, वो महिला जो साबुन की टिकिया लेने आती, मकबूल के चाचा को देख के अपना घूंघट उठाती, उसे टिकिया मांगती और साथ ही मकबूल जब बच्चा था उसकी नाक पकड़कर खिलखिलाकर यानी खुश होकर हंस देती थी। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। जो घूंघट वाली स्त्री थी उसके कई बहुत सारे चित्र बनाए क्योंकि वो अक्सर दुकान पे आया करती थी। एक स्केच उसके हाथ लग गया, किसके, उस महिला के, घूंघट वाली महिला के हाथ लग गया जिसे उसने छिपा लिया। मकबूल ने पिंपरमेंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। अब मकबूल को लगा कि सबको दिखा देगी तो मुझे घर में डांट पड़ेगी, तो मकबूल ने उसके बदले में उसको एक पिंपरमेंट की गोली दी और अपना स्केच यानी अपना चित्र उस औरत से वापस लिया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के ज़माने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में बॉस बैंड के साथ शहर के गली कूचों से गुजरता। देखो बच्चों, इश्तिहार होता है विज्ञापन। आप भी टीवी में विज्ञापन देखते हो या होर्डिंग लगे रहते हैं बड़े बड़े इनके विज्ञापनों के, फिल्मों के। मान लो कोई नई फिल्म आती है तो इसमें अभिनेता अभिनेत्री का चित्र बनाया या किसी दृश्य का चित्र बना करके उसका क्या कर देते हैं, विज्ञापन लगा देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मकबूल दुकान पर बैठा था, उनके सामने से एक विज्ञापन लगाए हुए यानी इश्तिहार लगाए हुए एक तांगा गुजरा। पहले तांगों में, रिक्शों में, ऑटो में, इनमें ही इश्तिहार चला करते थे। उन दिनों क्या थी, साइलेंट फिल्मों के ज़माने में, साइलेंट यानी शांत फिल्में हुआ करती थी। जो हीरो हीरोइन यानी अभिनेता अभिनेत्री होते थे मूक अभिनय करते थे, यानी बोलते नहीं थे, अभिनय जरूर करते थे और जो सामने देखने वाला दर्शक होता था उनको उसी से उसको समझना पड़ता था। तो शहर में एक साइलेंट फिल्म चल रही थी, उसका जो विज्ञापन था वो तांगे में ब्रॉस बैंड के साथ में, ब्रॉस बैंड उन दिनों चलती होगी, शहर के गली कूचों में यानी गली मोहल्लों में निकल रहा था, भाई हमने ये फिल्म बनाई है, अब आप इस फिल्म को देखने आओ। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे हुए थे। जो इश्तिहार बना हुआ था विज्ञापन, उसमें क्या था, रंगीन पतंग का जो पतला कागज आता है उसके ऊपर जो अभिनेता अभिनेत्री की जो तस्वीर थी वो छपी हुई थी और वो बाटी जा रही थी। कोल्हापुर की शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा, मराठा योद्धा हाथ में खींची तलवार और ढाल। मतलब जो ये फिल्म थी, ये फिल्म का जो विज्ञापन इश्तिहार हो रहा था वो फिल्म किसकी थी, कोल्हापुर के वी शांताराम की फिल्म थी। नाम था सिंहगढ़ और साइलेंट यानी शांत फिल्म थी और उसका पोस्टर बना हुआ था रंगीन पतंग के कागज पर पोस्टर छपा हुआ था। पोस्टर में क्या था, एक मराठा योद्धा बना हुआ था,
सिंहगढ़ नाम है फिल्म का, मराठा योद्धा बना हुआ था, उसके हाथ में ऐसे तलवार ले रखी थी उसने और ढाल पकड़ रखी थी। इस तरीके का एक पोस्टर रंगीन पतले कागज पर, पतंग के कागज पर बना हुआ था। अब मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। अब मकबूल ने जब ये देखा कि मराठा योद्धा हाथ में खिंची तलवार और ढाल की, मैं इस तरीके की एक ऑयल पेंटिंग बनाऊं, जो ऑयल यानी तेल से, जो तेलीय रंगों से जो पेंटिंग बनती है वो मैं बनाऊं। आज तक ऑयल कलर का इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। आज तक मकबूल ने ऑयल कलर का यानी तेलीय कलर्स का व रंगों का इस्तेमाल नहीं किया, काम में नहीं लिए। इस्तेमाल का मतलब काम में नहीं लिए, और वही रंगीन चौक से बना लेता था या फिर वो वाटर कलर से पेंटिंग किया करता था। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, क्योंकि अब्बा की खुद की रुचि किसमें थी, बिजनेस में थी, तो वो अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। रंग रोगन क्यों दिलवाएंगे भाई वो उसको, उनको क्या पता कि उनका बेटा इस तरह चित्रकारिता में रुचि रखता है। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वे गया सीधा अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास की थी, उनको बेच करके ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और ये पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। देखो बच्चों, बच्चे के अंदर जो रुचि थी वो किस तरह निकलकर, उसके जो जज्बात थे किस तरह निकलकर बाहर आ रहे थे, उससे रहा नहीं गया। पापा तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन बच्चे से जब रहा नहीं गया तो उसने क्या किया, उस पोस्टर को देखा तो उस पोस्टर ने उसको इस तरीके से उत्तेजित किया कि नहीं, मुझे तो अब ये ऑयल पेंटिंग की तस्वीर बनानी है। तो वह सीधा अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर गए मकबूल, और वहाँ जाकर के अपनी भूगोल और इतिहास की किताबें बेच दी और ऑयल कलर की 2 ट्यूबें खरीद ली। इससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर कला के प्रति कितना लगाव था, और उन्होंने वो ऑयल कलर की ट्यूबें खरीदी और पहली ऑयल पेंटिंग जो मकबूल ने अपनी चाचा की दुकान पर बैठ करके बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। चाचा नाराज हुए कि तुम्हारे अब्बा ने तुमको यहाँ बिजनेस के गुर सीखने के लिए भेजा है और तुम ये क्या कर रहे हो। बड़े भाई को यानी मकबूल के पिताजी को, फिदा साहब को जब ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने जब बच्चे की पेंटिंग देखी तो अपने बेटे को गले से लगा लिया। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था। क्या कर रहा था मकबूल, इंदौर गए और वहाँ सराफा, सराफा का मतलब होता है बच्चे चांदी सोने के आभूषणों की जो दुकानें होती है वो उसे सराफा बाजार कहते हैं। वहाँ उसके करीब तांबे पीतलों की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था। लैंडस्केप क्या होते हैं, प्राकृतिक दृश्य, परिदृश्य, भूदृश्य, जो प्रकृति का दृश्य होता है उसको अपने कैनवास पे उतार रहा था। वहाँ पर बेंद्रे साहब एक बहुत बड़े चित्रकार थे। ऑन स्पॉट मतलब उसी जगह पर पेंटिंग करते हुए मिले। किसको, मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक यानी तकनीक, जो शैली थी वो बहुत पसंद आई। उसने देखा कि बेंद्रे साहब किस तरीके से क्या करें, पेंटिंग बना रहे। मकबूल भी वही पेंटिंग बना रहा था और वहीं बेंद्रे साहब पहले से ही मौजूद थे। टिटेंड पेपर पर गुआश वाटर कलर। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता था। एक बार जब उसकी सराफा बाजार में बेंद्रे साहब के साथ मुलाकात हो गई, अब वो अक्सर बेंद्रे साहब के साथ जाने लगे। उनको जो मकबूल साहब थे, मकबूल फिदा हुसैन थे, उन्हें बेंद्रे साहब का ये जो तकनीक थी कि टिटेंड पेपर क्या होता है, रंगीन कागज़ जिस पर चित्र बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा एक रंगीन कागज़ लेते थे वो बेंद्रे साहब और उसके ऊपर वो पेंटिंग करते थे। तो उनको टिटेंड पेपर पर गुआश वाटर कलर से वो जो पेंटिंग करते थे। इस इत्तेफाकी मुलाकात के बाद, इत्तेफाकी मुलाकात मतलब अचानक हुई मुलाकात, यानी मकबूल ने देखा कि जो ये बेंद्रे साहब है वो टिटेंड पेपर पर गुआश वाटर कलर से पेंटिंग करते हैं, तो उनको इसकी टेक्निक बहुत पसंद आई। और ये अचानक हुई मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता था, यानी प्राकृतिक दृश्यों को पेंट करने जाया करता था। सन 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैगवांट था इस पेंटिंग का नाम। अब सन 1933 में इन्होंने, बेंद्रे साहब ने क्या किया, एक कैनवास लिया, उस पर एक बड़े से कैनवास पर अपने घर पर ही पेंट करना शुरू कर दी। घर पर उसकी पेंटिंग की और वेगवांट उस पेंटिंग का नाम उन्होंने रखा। कैनवास क्या होता है बच्चों, मोटा कपड़ा जिस पर पेंटिंग की जाती है, फ्रेम में लगा लिया जाता है मोटा कपड़ा, फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक। अब जो बेंद्रे साहब थे वो जो बना रहे थे, बैग बॉन्ड नामक एक जो पेंटिंग बना रहे थे, वो पेंटिंग उन्होंने कैसे बनाई, घर पे ही उन्होंने बनानी शुरू की। उसके लिए उन्होंने अपने छोटे भाई को एक नौजवान का मतलब युवा
पठान के कपड़े पहनाए, मॉडल बनाया, नमूना या प्रतिरूप, यानी किसी पठान का एक प्रतिरूप बना दिया। बेंद्रे साहब खुद हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई को पठान के कपड़े पहनाए, उसका एक प्रतिरूप बनाया, यानी का मतलब है अर्थार्थ। और उसके सिर पर हरा रुमाल बांध दिया, कंधे पर कंबल डाला, हाथ में डंडा, यानी एक मॉडल बना करके उस मॉडल की उन्होंने तस्वीर बनाई। सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक। ये सूरा और डेगा जो नाम है ये क्या है? फ्रेंच इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब प्रभाव, इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, यानी जो तस्वीर उन्होंने बनाई अपने भाई की पठान बना करके, उसके ऊपर फ्रेंच का प्रभाव डाला। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। अब देखो, जो तस्वीर उन्होंने बनाई उस पर क्या था? पहले अपने भाई को पठान का मॉडल बनाया, फिर उसके ऊपर सूरा और डेगा की फ्रेंच इंप्रेशन की झलक डाली उस तस्वीर में, और साथ ही रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, रियलिज्म का मतलब यथार्थवाद बताते हुए उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा डाला, यानी इस तरीके के ब्रश स्ट्रोक डाले कि वो अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना से संबंध हो गए। बच्चों, कई बार कहते हैं ना, चित्र आंखों से बोलते हैं। चित्रों को हम देखने के बाद में हम शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इस तरीके का चित्र उन्होंने बनाया। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। जो इन्होंने वॉश बैंड पेंटिंग बनाई, इस पेंटिंग के ऊपर बम्बई आर्ट सोसाइटी ने उन्हें चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह पहला क्रांतिकारी कदम था। अब तक तो क्या था? लैंडस्केप बनाए जाते थे, प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते थे, या महिलाओं के कोई चित्र बनाए जाते थे, इस तरीके के चित्र बनाए जाते। मुगलकारी आर्ट कला थी, वो चलती थी, लेकिन इस तरीके का मॉडर्न आर्ट पहली बार आया, और यह चित्रकला के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी, यानी कैसा था? पूर्ण परिवर्तन लाने वाला कदम था। हालांकि मॉडर्न आर्ट का मतलब होता है आधुनिक कला, और आर्ट सोसाइटी कला से संबंधित जो समिति होती है उसे आर्ट सोसाइटी कहते हैं। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था। यानी इस जो इन्होंने पेंटिंग बनाई उस मॉडल युवा की पठान की, उसमें जोशो अज़्म की सुर्खी कम थी, लेकिन जवानी का जो गुलाबीपन था, मॉडल की जो सुंदरता थी वो अधिक थी। राजा रवि वर्मा के पश्चिम सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। अब देखो, ये बहुत सारे चित्रकार आए, उनमें एक राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म, रियलिज्म का मतलब है यथार्थवाद के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से, तजुर्बे का मतलब है अनुभव से, ये सब चीज़ें शुरू हुई, यानी धीरे धीरे कला आगे की तरफ बढ़ने लगी। बात आगे बढ़ी नहीं, यानी कि उन्होंने जो बेंद्रे साहब ने जो बनाई थी तस्वीर, वो तस्वीर कुछ दिन, क्योंकि उसमें गुलाबीपन था, कुछ दिन तो वो रही, और फिर उसके बाद उनकी बात आगे नहीं पड़ी। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक, यानी कुछ ही समय तक तरोताज़ा रहा, यानी ताजगीपूर्ण रहा। बड़ौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल आजाज डीन बन गए। यानी अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने देखा कि मेरी पेंटिंग सब ज़्यादा नहीं चल रही है, तो बेंद्रे साहब बड़ौदा पहुंच गए। वहाँ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट क्या होता है बच्चों? फैकल्टी का मतलब संकाय या शैक्षिक विभाग, फाइन आर्ट का मतलब होता है ललित कला के। हर दिल अजीज, हर दिल अजीज यानी सर्वप्रिय, सभी को अच्छे लगने वाले डीन बन गए, यानी किसी फाइन आर्ट कॉलेज के वो डीन बन गए, कुलपति बन गए। और मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। मकबूल किसको जानता था? मकबूल केवल बेंद्रे साहब को जानता था। सिवाय का मतलब अलावा, वो केवल बेंद्रे साहब को जानता था, उसके अलावा उसका कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा, बेंद्रे साहब के पास जाता रहा जब वो डीन बन गए तब भी। और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया और अब्बा से मिलवाया। किसने? मकबूल बेंद्रे साहब को एक दिन अपने घर लेके आए और अपने अब्बा से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की, यानी बेंद्रे ने अब्बा से मकबूल के काम पे बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर दिया। अब बेंद्रे साहब आए और उन्होंने उसके अब्बा को समझाया, मकबूल के अब्बा को, कि बच्चा बहुत अच्छा चित्रकार है, इसको क्यों और दूसरी चीज़ों में लगाते हो, इसको चित्र बनाने दो, इसको अपनी रुचि के अनुसार चलने दो। तो मकबूल के जो पिताजी थे फिदा साहब, उनको पता था कि मेरी रुचि बिजनेस में है, लेकिन मैं एक अलग से एक सश्रम कारावास, मुशक्कत कारावास को भुगत रहा हूँ। कारावास नहीं था बच्चों, यहाँ मतलब इस तरीके की मैं नौकरी कर रहा हूँ जिसमें मेरी रुचि नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को उसका रुचि का काम करने दूँ। तो उन्होंने क्या किया? बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब, उन दिनों विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब चलती होगी, और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर यानी आदेश भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताजुब होता है, यानी आश्चर्य होता है कि उस जमाने में इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में, काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया। यानी वहाँ का जो माहौल था
था, मुस्लिम समुदाय का जो माहौल था, उस माहौल को देखते हुए, माहौल यानी परिवेश या वातावरण को देखते हुए, जहाँ मौलवी लोग रहते थे, काजी लोग रहते थे, उनको कहाँ पसंद आए इस तरीके की पेंटिंगें बनाना। कैसे एक बाप अपने बेटे को आर्ट की लाइन में यानी कला की लाइन में इख्तियार मतलब अपनाना और राजी होना मतलब सहमत हो गया, मतलब अपने बच्चे की जो कला की लाइन थी उसको अपनाने के लिए राजी हो गया। जबकि आर्ट का शगल राजे महाराजाओं और अमीरों के अयाज दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और ज़रूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। देखो बच्चों, अब आर्ट का जो शगल था, आर्ट का जो शौक था, वह राजा महाराजाओं का शौक था। भाई कला का जो शौक था वो राजा महाराजा रख सकते थे। अमीरों की विलासितापूर्ण जिंदगी का ये एक शौक था। अमीरों की अयाज दीवारों पर यानी विलासितापूर्ण दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। जो चित्रकला थी वो क्या थी? मुगल शैली थी, राजपूत शैली थी, किशनगढ़ शैली थी। ये सब क्या मुगलों की और राजपूतों की विलासितापूर्ण क्या थी? जरूरत थी। तो क्या अभी आधी सदी की यानी 50 साल की और जरूरत थी कहाँ? महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक इस कला को आने में। लेकिन मकबूल फिदा हुसैन के पिताजी ने क्या किया? आधी सदी पहले ही आर्ट को महलों से उतार दिया और कारखानों की दीवारों तक पहुंचा दिया। कैसे? मकबूल की रुचि के अनुसार, क्योंकि मकबूल फिदा के जो अब्बा थे फिदा साहब, वो जानते थे कि किस तरह उनकी रुचि बिजनेस में थी और उन्होंने अपने शौक को, अपनी रुचि को दबाया, वो इस तरह अपने बच्चे के साथ में, अपने बेटे के साथ में नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? आधी सदी पहले ही यानी जो काम होने में अभी आधी सदी बाकी थी उसे पहले ही कहाँ से? महलों की अय्याशियों से उतार करके कला को कारखानों की दीवारों तक पहुंचा दिया। यानी कि मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली ने जाने कैसे 50 साल की दूरी नज़रअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवावती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। यानी जब बेंद्रे साहब ने बताया मकबूल फिदा हुसैन के जो अब्बा थे फिदा को कि मकबूल इतना अच्छा चित्रकार है, आप इसकी चित्रकारिता पर रोक मत लगाओ, इसके शौक को पनपने दो। तो मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली यानी खुले विचार या ख्याल या आधुनिक सोच न जाने कैसे 50 साल की दूरी को नज़रअंदाज कर गए। यानी 50 साल, अभी कम से कम 50 साल लगते आर्ट को नीचे आने में, महलों से उतर के नीचे आने पर। लेकिन उनकी रोशन ख्याली यानी उनके खुले विचार न जाने 50 साल की दूरी को कैसे नज़रअंदाज कर गए और बेंद्रे के मशवरे पर, बेंद्रे जो कि बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशें यानी पारंपरिक और पुरानी बंदिशें यानी रोक या नियंत्रण, जो पुरानी बंदिशें थी कि भाई ये तो केवल राजा महाराजाओं के यहीं चित्रकारिता का काम हो सकता है, इन सब बंदिशों को तोड़ फेंका और क्या कहा अपने बेटे से, जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। यानी कि जो मकबूल के पिता थे फिदा साहब, वो बहुत ही अच्छे ख्यालात के थे और वो दूसरे की जो कला है उसकी परख जानते थे। वो अपनी दूसरे की रुचि को समझने का प्रयास करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी उनका शौक था, जो उनकी रुचि व्यवसाय की थी, उसको उन्होंने दबाया और अपने दूसरे बच्चों और भाइयों में उसको देखा। लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे मकबूल फिदा की रुचि को दबाया नहीं और कहा, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। तो बच्चों, आज हमने मकबूल फिदा हुसैन की जो कहानी थी, उनकी अपनी जवानी, उसको पढ़ा, किस तरह उनका बचपन बीता और किस तरह उन्होंने चित्रकारिता का कार्य शुरू किया। आप इसे पुनः पढ़िए और पुनः पढ़ करके कठिन शब्दों को जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।